नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का चैप्टर 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि हमारा एनसीईआरटी गणित का है। और ये जो हमारा वीडियो है ये इस चैप्टर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन का वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और करते हैं चैप्टर के बारे में डिस्कशन। तो देखिए, जैसा कि हमारा चैप्टर का ही नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि इस चैप्टर में हम कुछ ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं घनाभ के बारे में, ठीक है। तो एक जो हमारा घनाभ होता है उसकी आकृति कुछ इस तरह की होती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप इस तरह से एक आयत के ऊपर दूसरे आयत को बनाएंगे और इनके कोनों को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक घनाभ की आकृति बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा एक घनाभ होता है उसके 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले लंबाई की। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा हिस्सा होता है ये हमारा घनाभ की लंबाई होती है, यानी कि L। इसी तरह से ये देखिए, एक, ये 2, एक ये 3 और एक ये 4 लंबाई हो गए इस घनाभ के। इसी तरह से 4 चौड़ाई होते हैं। ये हमारा एक चौड़ाई हो गया जिसको हम B यानी कि बेस, एक ये 2, एक ये 3 और ये 4 चौड़ाई हो गए। और इसी तरह से 4 ऊंचाई होते हैं। ये हमारा हो गया 1, ये हमारा 2, ये 3 और ये 4। तो इस तरह से जो हमारा एक घनाभ होता है उसके 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसी तरह से हम समझते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक घनाभ है, ठीक है। अब एक घनाभ में क्या होता है कि 6 साइड होते हैं, यानी 6 सतह होती हैं। ये देखिए, ये हमारा ऊपर का एक सतह हो गया, एक ये नीचे का दूसरा सतह, इस साइड का ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां पीछे का और ये इस साइड का 6ठा, यानी 6 सतह होती हैं। इन्हीं सतहों के क्षेत्रफलों को ही हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। कि एक घनाभ के जो 6 सतह होते हैं उन्हीं सतहों के क्षेत्रफलों को ही हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अब यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी बुक में 2 तरह के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए हैं। एक तो हमारा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर उसे हम सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहेंगे तो हमारा वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो एक घनाभ के हमें पता है कि 6 सतह होती हैं, तो उनमें से अगर हम ऊपर और नीचे वाले सतह को हटा देंगे, यानी कि उन्हें अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ चारों साइड के क्षेत्रफल ही बचेंगे, ठीक है। तो इन्हीं चारों साइड के क्षेत्रफलों को ही हम क्या कहते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अच्छे से समझ में आ गया है। अब यहाँ पर जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा एक घनाभ का, उसको हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, यानी कि हम उसको ज्ञात करने का कौन सा सूत्र उपयोग करते हैं? कोई ना कोई सूत्र तो होगा, तो वो कौन सा सूत्र है वो हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहें तो उसके लिए हम ये सूत्र उपयोग करते हैं, 2 ब्रैकेट में L प्लस B और ये H, यानी कि ये हमारा 2 ब्रैकेट में L प्लस B गुणा H, ये हमारा है, क्योंकि ब्रैकेट हटता है तो गुणा का चिन्ह लगता है। तो ये हमारा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र एक घनाभ का। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हम ये समझ लिए हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखिए, हमारा आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि एक घनाभ के सभी 6 सतहों का जो क्षेत्रफल होता है उसे ही हम एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। अब इस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने का कौन सा सूत्र होता है? तो देखिए, ये हमारा होता है 2 ब्रैकेट में L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L, ये हमारा होता है एक घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए, हमारे जो 13.1 प्रश्नावली है उसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे कि जैसे हमारा जो एक कमरा होता है, जो रूम होता है, वो भी हमारा एक घनाभ की आकृति का ही होता है। तो अगर हम उस रूम को हम फर्श पे तो सफेदी करते नहीं है, हम सिर्फ चारों दीवारों पर और छत पे सफेदी करते हैं।
तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्योंकि उसके लिए तो हमने अभी तक कोई सूत्र पढ़ा ही नहीं। हमने सिर्फ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए सिर्फ फर्श को छोड़कर, तो हम ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि ये आप घनाभ को देख सकते हैं, इसमें अगर हम टॉप से देखें यानी ऊपर से देखने पर हमें क्या दिख रहा है, ये हमारे पास एक आयत की आकृति दिख रही है। तो इसलिए अगर हम इस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुणा B। तो इसलिए अगर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सिर्फ एक भाग को छोड़कर पांचों साइड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं आयतन की। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा आयतन क्या होता है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक घनाभाकार आकृति, ये एक टंकी है। अब इस टंकी में कितनी कैपेसिटी है पानी आने की, यानी कि टंकी में पानी रखा जाता है, तो इस टंकी में कितना पानी आ सकता है, कितनी कैपेसिटी है इस टंकी में पानी रखने की, वही हमारा आयतन कहलाता है। ठीक है, और एक घनाभ का आयतन ज्ञात करने का हमारे पास जो सूत्र होता है वो हमारा ये होता है L गुणा B गुणा H। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो सूत्र हमने कुछ लिखे हैं घनाभ के, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो बात कर लिया हमने घनाभ के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं घन के बारे में। तो देखिए, हमारा जो एक घन होता है उसकी आकृति कुछ इस तरह की होती है। ये हमारा एक घन होता है, इसको भी बनाना काफी आसान है। आप इस तरह से दो वर्ग एक के ऊपर एक को बना लेंगे और इनके कॉर्नर को यानी कि कोने को ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास एक घन की आकृति बन जाएगी। अब हमें पता है कि जो हमारा घन होता है उसके जो सभी साइड होते हैं यानी सभी जो भुजाएं होंगी वो सभी बराबर होती हैं। तो हमें जैसा कि पता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये एक घन है। ठीक है, इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं कि इसके भी 6 साइड होते हैं। एक ये ऊपर का, ये नीचे का, ये एक साइड 3 हो गया, ये 4, ये पीछे का 5 और ये 6। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारा एक घन होता है इसके भी 6 साइड होते हैं। अब अगर एक घन को हम ऊपर से देखें तो आपको दिखेगा कि ये हमारा एक वर्ग के आकार का है। ठीक है, तो इसलिए जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। यानी कि एक हमारा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा को हम a कह देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर। इसलिए अब अगर हम एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो इसका सूत्र क्या बनेगा। तो देखिए, हमारा एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा। जैसा कि हमें पता है कि घन के 6 साइड होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र 6a का स्क्वायर। इसी तरह से इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी ठोस आकृति का, उसके ऊपर और नीचे के हिस्से को माइनस कर देने पे जो चारों साइड के क्षेत्रफल होते हैं उसी को हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसलिए इसका सूत्र हमारे पास क्या बनेगा, 4a का स्क्वायर, क्योंकि चारों साइड 4 होंगे इसलिए हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो हमारा आयतन का सूत्र होता है एक घन के, वो हमारा होता है a का क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये घन और घनाभ के बारे में हमने पढ़ा कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। इसी तरह से घन का भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जाना। तो इस तरह से अगर आपने इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया है तो अब हम प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों को हल करेंगे, तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में 13.1 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसी ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 13.1 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।